क्वेश्चन आपके डाउट क्वेश्चन, ये आपका आज का टॉपिक है। डाउट के क्वेश्चन है आपके ये, जो आपकी परीक्षा में या आपके जो टेस्ट था उसमें आपको लगे थे। तो सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ में। तो पहला क्वेश्चन आपका एक ये था, साधारणीकरण। साधारणीकरण साधारणीकरण का संबंध किस चीज़ से है? तो उसमें आपके ऑप्शन कई सारे थे, जिसमें आपका जो राइट जवाब था वो जवाब था आपका आंसर आपका प्रभाविता से। ये आपका इसका राइट आंसर था प्रभाविता। अब समझते हैं कि साधारणीकरण क्या होता है। साधारणीकरण होता है ये जो आपका चैप्टर है या ये क्वेश्चन आपका जो उठाया गया है, आपका साधारणीकरण क्या है या इससे आप क्या समझते हैं या इसका संबंध किससे है, क्या है। ये जो आपका क्वेश्चन था ये आपका फिलोसफी आर्ट सौंदर्य शास्त्र से लिया गया है, क्योंकि वहाँ आपका अलंकार क्या है, आपका साधारणीकरण क्या है, आपका ऐसे तमाम क्वेश्चन है जो वहाँ आपके आते हैं। तो एमए में चैप्टर होता है आपका ये, और वहाँ से ही क्वेश्चन था आपका। तो साधारणीकरण क्या है ये समझते हैं हम। कोई ऐसी काल्पनिक घटना जिसे हम जो व्यक्ति विशेष है या कोई समूह है या किसी व्यक्ति को हम बताते हैं और वो उसे वास्तविक समझ ले। ठीक है, कोई वास्तविक घटना ना होकर कोई ऐसी काल्पनिक घटना जिसे हम अपने तर्क के बेस पे घटते हैं या बना लेते हैं, और उस घटना को हम जब दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं और सामने वाला व्यक्ति या व्यक्ति का समूह उस घटना को वास्तविक समझे, यही हमारा साधारणीकरण होता है। इसमें एक पाठक या एक कलाकार किसी भी टॉपिक को इस तरह से एक्सप्लेन करता है या बताता है कि जो उसके पात्र है या उसमें जो पात्रों की भूमिका है वो जीवांत लगने लगती है। तो यही हमारा साधारणीकरण कहलाता है। ये कोई वास्तविक घटना नहीं होती, काल्पनिक घटना होती है, लेकिन जो आपका पाठक है या कलाकार है या व्यक्ति विशेष है उसे इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है या व्यक्तियों का समूह है उस घटना को जीवांत समझता है। यही हमारा साधारणीकरण कहलाता है। इसका संबंध किससे है? प्रभाविता से। अब प्रभाविता से किस तरह से था? प्रभाविता आपने पढ़ा होगा, जो आप हमारे चित्रकला के फंडामेंटल है, तत्व है, सिद्धांत है, इस सिद्धांत में आता है आपका प्रभाविता। ठीक है, तो प्रभाविता से किस तरह से संबंधित है पहले तो आप समझ लीजिए कि प्रभाविता क्या होता है। प्रभाविता क्या होता है कि जो एक हमारा चित्र है, कोई धरातल है हमारा, कोई कैनवास है, कोई कागज़ है आपका, ठीक है, या कोई भी धरातल है आपका, तो उसमें कोई हम जो सब्जेक्ट बनाते हैं या कुछ का जो टॉपिक होता है हमारा, जो हमारा टॉपिक होता है, तो उस टॉपिक को हम केंद्र में दर्शाते हैं ताकि जो दर्शक है देखने वाला उसके सब्जेक्ट को या उसके विषय को भली भांति समझ ले। तो यही हमारा क्या होता है, प्रभाविता का नियम होता है। तो प्रभाविता को हम केंद्रीयता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्या है कि जो हमारा प्रभाविता है इसे हम केंद्रीयता का नियम भी कहते हैं। केंद्रीयता का नियम भी कहते हैं। जो भी हमारी विषय वस्तु है उसे हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसे हम कैनवास के मध्य या कोई भी धरातल है उसके मध्य हम उसे बनाते हैं या एक्सपोज करते हैं ताकि दर्शक उसे समझ ले। तो ये प्रभाविता का नियम कहलाता है, यही प्रभाविता होती है। तो इसका संबंध साधारणीकरण से किस प्रकार से है? जो घटना है उस घटना को वास्तविक दिखाने के लिए उसमें जो प्रभाविता है अपना प्रभाव छोड़कर उससे जीवांत कर देती है। इसी कारण प्रभाविता का संबंध साधारणीकरण से है। आप समझ गए होंगे कि आपका राइट प्रभाविता क्यों हुआ था, कि जो हमारा साधारणीकरण है उसको जीवांत करने के लिए जो प्रभाविता है अपना प्रभाव छोड़ के उसे जीवांत या वास्तविक घटना से परिचित कर देती है या उसे ऐसा कर देती है कि ये वास्तविक है, उसे जीवांत बना देती है। इसलिए प्रभाविता का
और साधारणीकरण का आपस में एक गहरा संबंध है, और ये इसका एक पहलू है जो उसे वास्तविक या जीवंत कर देता है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका टेस्ट में, और ये आपका जो आपका जो फिलोसफी आर्ट है उसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है आपका, या अति लघु क्वेश्चन भी आपका आ जाता है इसका साधारणीकरण से। तो ये आपका टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे आप जागे सौंदर्य शास्त्र में इसे डिटेल के साथ पढ़ेंगे, आप इसे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। वैसे मैंने आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में इसको सिंप्लीफाई किया है ताकि आपके माइंड में ये अच्छे से बैठ गया होगा। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो था एक अभिघटन कला क्या होती है। जिस भी क्वेश्चन पे आज डिस्कस करेंगे वो सब के सब बहुत महत्वपूर्ण है आपके, और आने वाली परीक्षाओं में भी संभावना है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो अगला क्वेश्चन था आपका अभिघटन। अभिघटन कला से क्या समझते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि अभिघटन से कौन सी कला संबंधित है, जिसमें आपके पास ऑप्शन में था आपका चित्रकला, नंबर 2 ऑप्शन था आपका वास्तुकला, एक ऑप्शन था आपका मूर्तिकला, और एक ऑप्शन था आपका नृत्यकला। ये क्वेश्चन में आपके ऑप्शन दिए गए थे कि जो आपकी अभिघटन कला है इससे आप क्या समझते हैं या इसका संबंध किस कला से है। तो उसमें आपका राइट था मूर्तिकला। तो अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था कि भैया कि जो अभिघटन है इससे अभिप्राय क्या है, ठीक है। तो जो अभिघटन है, अभिघटन का इसमें जो आपका राइट आंसर था वो था आपका मूर्तिकला। तो अभिघटन क्या है या इससे हम क्या समझते हैं। अभिघटन का मतलब या उसका अर्थ होता है कि जो भी आपकी विषय वस्तु है उसका टूटना या फूटना, उसका छोटे छोटे या सूक्ष्म हिस्सों में टूटना ही आपका अभिघटन कला कहलाता है। जैसे कोई पत्थर है और उस पत्थर को हम छेनी हथौड़ी की सहायता से इसमें तोड़ फोड़ करके किसी आकृति का निर्माण करते हैं, और वो जो टूट फूट है उसको टूट फोड़ को तोड़ना फोड़ना ही हमारा अभिघटन कहलाता है। अलग करना, तोड़ना, तराशना ही क्या है, हमारा अभिघटन है। इसलिए ही इसका संबंध मूर्ति कला से था। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है आपका और आने की संभावना भी है। तो आप इसे समझ गए होंगे कि आपका अभिघटन कला क्या है। तो इसका संबंध मूर्ति कला से है, और अभिघटन से अभिप्राय आपका टूटना फूटना है छोटे छोटे टुकड़ों में, जिससे हम किसी मूर्ति का या किसी शिल्प का निर्माण कर सके। ये भी क्वेश्चन आपके टेस्ट में था जो आया हुआ था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है आपका रूप और आकार में क्या अंतर है। रूप व आकार में अंतर। ये क्वेश्चन आपका ये था कि जब हम किसी रूप का या किसी कलाकृति का निर्माण करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या बनाते हैं। उसमें आपके ऑप्शन में कई ऑप्शन थे, जिसमें आपका एक रूप था और दूसरा ऑप्शन में आपका आकार था। तो उसमें हमारा राइट हुआ था आकार, फर्स्ट राइट हुआ था उसमें, ठीक है। तो कई बच्चों ने इसमें रूप को राइट किया था। अब जब आकार को राइट किया तो वो समझ नहीं पाए कि आकार क्यों राइट हुआ था, तो इसलिए उन्होंने मैसेज छोड़ के कहा कि एक बार आप इसे डिफाइन करना कि रूप और आकार क्या होते हैं। तो पहले मैं आपको रूप बता दूं, रूप क्या है। रूप है किसी भी कलाकृति का बाह्य आवरण। बाह्य आवरण किसी भी विषय वस्तु का बाह्य आवरण ही उसका रूप कहलाता है। मान लीजिए ये आपकी गेंद है और ये क्या है, इसका बाहर का आर्किटेक्चर है या इसका जो एक रूपरेखा है इसकी, तो उसको आप देख के पहचान लेंगे कि ये गेंद है। लेकिन ये इसमें कलर कैसा है ये आप नहीं बता सकते। कोई आकृति आप दूर से देख ली, कोई जानवर की, पशु की, पक्षी की या किसी मनुष्य की, तो उसका जो बाहर का एक आवरण है, उसका जो बाहर की बनावट है, आप उससे पहचान सकते हैं कि ये मनुष्य है, ये जीव जंतु है, ये पशु है, क्या है। तो यही क्या होता है, आपका रूप होता है। किसी भी वस्तु का बाह्य आवरण आपका
रूप कहलाता है। ठीक है, आपका रूप, क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कई बार कि रूप कितने प्रकार का होता है। तो आपका रूप दो प्रकार का होता है, एक तो आपका सक्रिय रूप और एक आपका सहायक रूप। सक्रिय और सहायक रूप, ठीक है। सक्रिय रूप से आप क्या समझते हैं कि हमारे चित्र की मैन आकृति जो हम उसमें दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए एक पद्म पाणी बोधिसत्व या मालवीय का चित्र है, तो उसमें मैन फिगर हो गई आपकी, और उसके आसपास की जो और फिगर होती है वो आपकी सहायक आकृति होती है, और आपकी जो मैन फिगर है जिसे हम दर्शाना चाहते हैं वो हमारी मैन आकृति, जिसे हम सक्रिय रूप कहते हैं। और जो उसकी अन्य फिगर है साथ में उसका बैकग्राउंड है वो हमारा सहायक रूप कहलाता है। ये आपका रूप हो गया। अब आकार क्या है इसे समझेंगे हम अच्छे से। आकार, जब हम किसी रूप का निर्माण करते हैं तो रूप का निर्माण करने से पहले उसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम किसी भी ज्यामितीय आकार में इसको तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम रूप बनाने से पहले भी हम पहले आकृति डिफाइन करते हैं। मान लीजिए हमें किसी का पोर्ट्रेट बनाना है, किसी का छवि चित्र बनाना है, या किसी आकृति को ड्रॉ करना है, मान लीजिए कोई गिलास का प्लेट या कोई आर्किटेक्चर फिगर हुई आपकी, ठीक है। तो हम पहले उसे सिंप्लीफाई करने के लिए किसी ज्यामितीय आकार में डिफाइन करते हैं। जैसे ये हमने पोर्ट्रेट बनाने के लिए सबसे पहले एक आकार बनाया, कैसा अंडाकार आकार है। तो पहले हमने कोई रूप नहीं बनाया, या फिर हम इसे ये नहीं कह सकते कि पोर्ट्रेट है, हम इसमें कुछ भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं, छवि चित्र। तो पहले हमने एक अंडाकार आकृति ली, उसे डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद में उसे